सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिया। आज हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस के नीट के कुछ पीवाईक्यूज जो आपके आने वाले नीट के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ये जो यूनिट है इकोलॉजी, ये हाईली वेटेज यूनिट में से आता है नीट के लिए। तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, आज हम इसके कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, a population with finite resources shows a logistic growth curve where the correct sequence of events will be। ठीक है, यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में पूछा है। ठीक है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसे काम करता है? ठीक है, ये अगर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होता है ये। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होके बाद में एक्सपोनेंशियल जाके बाद में कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे 3 फेज इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 1 में स्टार्ट ही क्या, स्टेशनरी फेज से स्टार्ट किया है। पहले ही उन्होंने स्टेशनरी फेज से स्टार्ट किया है, और ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है, इसको कहते हैं हम लैग फेज, ये होता है लॉग फेज, और ये जो एंड में आता है इट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज। इट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी फेज। तो ये फर्स्ट वाला रॉन्ग है। सेकेंड में एक्सेलरेशन फेज से स्टार्ट किया, मतलब ये सेकेंड वाले से, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देन थर्ड में भी एक्सेलरेशन स्टार्ट किया है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो फोर्थ में, देखो लैग फेज, एक्सेलरेशन फेज, देन डिसलरेशन फेज एंड असिम्प्टोट। असिम्प्टोट मतलब स्टेशनरी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले वो क्या करेगा, इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, बाद में एक्सपोनेंशियली तेजी से इंक्रीज होगा। ठीक है, बाद में वो डिक्रीज हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, वो स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टन डेजर्ट एनिमल्स। कंगारू रैट के बारे में क्वेश्चन है, और यहाँ पे हैबिटेट कौन सा दिया है, डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट एनिमल्स। तो देखते हैं ऑप्शन, या पहले तो स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट देखते हैं, और यहाँ पे क्या पूछा है आपको, दैट इज विच आर ट्रू। ट्रू पूछा है। तो देखो फर्स्ट में, दे हैव थिक कलर्ड एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ये हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन, ये ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो डेजर्ट में रहता है तो पानी की वैसे ही कमी है, तो यूरिन को सॉलिड में उनको एक्सक्रीट करना पड़ता है, लेकिन हाई रेट ऑफ ये नहीं आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड में दिया है, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। ठीक है, देन ब्रीथ एट स्लो रेट टू कंजर्व वाटर एंड हैव देयर बॉडी कवर्ड विथ थिक हेयर्स। ये नहीं आएगा। ठीक है, थिक हेयर्स होना ये पोलर एनिमल्स का फीचर है। ठीक है, जो ठंड इलाके में रहते हैं। यहाँ पे डेजर्ट एनिमल का फीचर पूछा है, तो ये भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे सभी ऑप्शन में स्टेटमेंट पेयर में दिए हैं, तो ये थर्ड भी करेक्ट होगा और फोर्थ भी करेक्ट होगा। और ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। दे फीड ऑन ड्राई सीड्स एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, वो पानी नहीं पीते हैं, उनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, दैट इज फैट का ऑक्सीडेशन होता है, और इस फैट ऑक्सीडेशन का वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट होता है, दैट इज H2O। और इससे ही वो अपनी रिक्वायरमेंट वाटर की क्या करते हैं, सेटिस्फाई या फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है। फोर्थ में देखो क्या बोला है, दे एक्सक्रीट वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन एंड डू नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 में दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 कंडीशंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ देम एज अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट इन, अगेन डेजर्ट लिजर्ड के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशंस कुछ दिए हैं, और कौन से यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट पेयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो पहला दिया है, बरोविंग इन सॉइल टू एस्केप हाई टेम्परेचर। हाँ, ये करते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो क्या करते हैं, डिजर्ट लिजर्ड गड्ढा खोद के वहां पे छुप जाते हैं। ठीक है, देन लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर में वो बॉडी की हीट लूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो शैडो में जाके छुप जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। देन बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर इज लो। ठीक है, ये भी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो बाहर निकलते हैं और अपने बॉडी को सेकते हैं सनलाइट में। ठीक है, ये भी करेक्ट है। इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस, ये फीचर जो है
सील्स का है, एलिफेंट सील्स का है, इट इज नॉट द फीचर ऑफ डेजर्ट लिजर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड हो गया करेक्ट। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है द एज पिरामिड विथ ब्रॉड बेस इंडिकेट्स। ठीक है, हम एज पिरामिड में क्या करते हैं, वहां पे पॉपुलेशन को एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ बेस हम निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है अगर बेस ब्रॉड है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बेस अगर ब्रॉड है तो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो देखो, अगर बेस अगर ब्रॉड है तो वहां पे हाई परसेंटेज है। किसका हाई परसेंटेज है, दैट इज हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, यंग इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा है जो कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे। ठीक है, यंग इंडिविजुअल विच कम्स इन प्री रिप्रोडक्टिव फेज। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू। ठीक है, अब ये इकोलॉजी से ज्यादा इवोल्यूशन चैप्टर से कनेक्ट करता है क्वेश्चन। डार्विन दिया है और इवोल्यूशन की बात करी है। ठीक है, लेकिन इकोलॉजी में भी कहीं कहीं यहाँ पे इंडिकेशन दिया है कि वहाँ पे इवोल्यूशन काम कर रहा है। तो देखो, यहाँ पे जब भी इवोल्यूशन होगा तो कॉम्पिटिशन होगा। और कैसे कॉम्पिटिशन होगा, वो इंटर स्पेसिफिक डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, और जो बेटर अडेप्टेड इंडिविजुअल है वहां पे सरवाइव कर जाएगा। यही हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, जो डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन एज पिरामिड का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड। अब अगर इस एज पिरामिड को देखो तो यहाँ पे देखो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल थोड़े कम है। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्री रिप्रोडक्टिव में और कम है। ठीक है, तो ऐसा अगर पिरामिड आया तो इसको कहा जाता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन क्या करती है, डिक्लाइन करती है। ठीक है, आपके इकोलॉजी के चैप्टर में ये सब पिरामिड्स दिए हैं, उनको एक बार ध्यान से देखना। और उसमें कंट्रीज भी मेंशन की है कि कौन से कंट्री का कौन सा पॉपुलेशन या एज पिरामिड है। ठीक है, तो ये जो पिरामिड है वो डिक्लाइन पॉपुलेशन का है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट। ठीक है, अभी गॉस प्रिंसिपल जो है इस चैप्टर से मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है फर्स्ट ऑप्शन में गॉस प्रिंसिपल के लिए competition for the same resources excludes species having different food preferences। different नहीं आएगा, सेम फूड प्रेफरेंस के लिए वो क्या करते हैं, compete करते हैं। ठीक है, और उसमें से जो वीक होगा वो पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाएगा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। देन नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई दी सेम नीश indefinitely फॉर दी सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। अगर कोई एक एरिया में दो इंडिविजुअल रह रहे हो, ठीक है, दो इंडिविजुअल एक एरिया में, तो इनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा। ठीक है, और रिसोर्सेज सेम होने चाहिए, सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन करेंगे। ठीक है, और कब तक करेंगे, अनलिमिटेड टाइम तक नहीं करते रहेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और जब रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल ज्यादा फीड कर पाएगा इन रिसोर्सेज पे वो क्या रहेगा, वहां पे टिका रहेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। थर्ड दिया है लार्जर ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूड स्मॉलर वंस थ्रू कंपटीशन, ये भी रॉन्ग है। देन मोर अबंडेंट स्पीशीज विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट, अबंडेंसी का सवाल नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे जो रिसोर्सेस को अच्छे से कंज्यूम कर पाएगा वो रहेगा और दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, नंबर वहां पे मैटर नहीं करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। और ये किसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है, गॉस प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कंट्री की ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया देखो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि अगर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है तो कभी ना कभी वो किस में एंटर करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल में। ठीक है, और बाद में रिप्रोड्यूस करेंगे।
और ऑटोमेटिकली कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करने लगेगी। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट जो है राइट है। देन सेकंड में दिया है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस, अगर ऐसा होगा तो पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी क्योंकि रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कैसे हैं, कम है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड में दिया है रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर, इक्वल होगा तो भी पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, देन प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, ये होगा फिर भी पॉपुलेशन जो है ग्रो नहीं करेगी। तो ऑप्शन ऑफ वन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है स्टडी दी फोर स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सिलेक्ट दी टू करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। ठीक है, इसमें से जो टोटल चार स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से दो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। तो ऑप्शन वन में दिया है अ लायन ईटिंग अ डियर एंड अ स्पैरो फीडिंग ऑन ग्रेन आर इकोलॉजिकली सिमिलर इन बीइंग कंज्यूमर्स। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। अगर एक लायन डियर को ईट कर रहा है और एक स्पैरो अगर ग्रेन को खा रही है, ठीक है, तो लायन और स्पैरो जो है दोनों भी किस में आएंगे, कंज्यूमर्स में आएंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है प्रीडेटर स्टारफिश पिजास्टर हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये प्रीडेटर स्पीशीज दैट इज पिजास्टर का एग्जांपल दिया है। ठीक है, इसको अगर एक एक्वाटिक एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं ये प्रीडेटरी फिश को एंगल्फ करती है और वहां पर रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, डाइवर्सिटी उनकी बढ़ जाती है। ये जो स्टेटमेंट ये भी राइट है। तो दो ही राइट पूछे थे तो फर्स्ट एंड सेकंड ही करेक्ट आ गए हैं, तो फोर्थ इज अवर करेक्ट ऑप्शन। बाकी देखते हैं प्रेडेटर्स अल्टीमेटली लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रे स्पीशीज, ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर वहाँ पे बैलेंसिंग में चलता है। प्रेडेटर अगर वहां पे ईट करने लगे प्रे स्पीशीज को तो उनका एक्सटिंक्शन नहीं होता है। ठीक है, नंबर रिड्यूस हो जाता है। Then production of chemicals such as nicotine, then strychnine by the plants are metabolic disorders। ये metabolic disorders नहीं है, ये केमिकल प्लांट प्रोड्यूस करते हैं फॉर देयर सेल्फ डिफेंस, ताकि कोई ग्रेजिंग एनिमल उनको खा ना पाए। ठीक है, तो ये भी जो है रॉन्ग है, यहाँ पे उन्होंने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दिया है। ठीक है, तो वन एंड टू स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो गया। सो ऑप्शन नंबर फोर इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज पैरासाइट इन ट्रू सेंस पूछा है। ठीक है, तो ये मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन था इस चैप्टर से आया हुआ, क्योंकि अगर चारों भी ऑप्शन पढ़ोगे तो लगेगा कि इसमें से मोस्ट ऑफ द क्या है, पैरासाइट ही है। तो देखो ऑप्शन नंबर वन में दिया है ह्यूमन फीटस और किसका कनेक्शन दिया है, मदर का, तो ये पैरासाइट नहीं होगा। ठीक है, ये तो जो है मदर जो है फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इट इज नॉट पैरासिटिज्म। ठीक है, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। आपको ट्रू सेंस में पैरासाइट कौन सा है ढूंढना है। देन दिया है हेड लाइस लिविंग ऑन दी ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पैरासाइट किसे कहेंगे, जो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहेगा, वहीं से फूड कंज्यूम करेगा और वहीं पे क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये जो है ट्रू सेंस में क्या हो जाएगा, पैरासाइट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला। थर्ड में देखो द ककू दैट इज कोयल लेज इट्स एग्स ऑन क्रोज नेस्ट, ये ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इट इज नॉट ए ट्रू पैरासाइट, क्योंकि ये जो ककू जो है बस वहां पे एग ले करके चले जाता है। ठीक है, फीडिंग वगैरह होस्ट का कोई फीड वगैरह नहीं करता उसमें। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। देन फोर्थ में दिया है द फीमेल एनोफिलीज बाइट्स एंड सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड में जो कंडीशन सेटिस्फाई होते तो वही होंगे यहाँ पे। यहाँ पे बस फीमेल एनोफिलिस क्या कर रहा है, ब्लड को सक कर रहा है, फूड ले रहा है होस्ट बॉडी से, लेकिन वहाँ पे रिप्रोड्यूस वगैरह नहीं कर रहा है, वहाँ पे रह नहीं रहा है वो। ठीक है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो ट्रू सेंस में पैरासाइट कौन सा है, ऑप्शन नंबर टू में जो दिया है। ठीक है, 11 में थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे दिया है देर आर 250 स्नेल्स इन अ पॉन्ड एंड विद इन अ ईयर देयर नंबर इंक्रीजेस टू 250 हो गया बाय रिप्रोडक्शन। व्हाट शुड बी द बर्थ रेट इन पर स्नेल पर ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे बर्थ रेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बर्थ रेट कैसे निकालते हैं हम, तो बर्थ रेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लेना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ न्यू स्नेल्स। टोटल नंबर ऑफ न्यू स्नेल्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ न्यू स्नेल्स इज इक्वल्स टू
फाइनल नंबर ऑफ स्नेल्स, फाइनल नंबर ऑफ स्नेल्स माइनस इनिशियल नंबर ऑफ स्नेल्स, इनिशियल नंबर ऑफ स्नेल्स। अब देखो फाइनल नंबर ऑफ स्नेल्स कितना आया है रिप्रोड्यूस करने के बाद, दैट इज 2500। ठीक है, 2500 माइनस इनिशियल नंबर कितना था, दैट इज 250। तो अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 2250। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, दैट इज बर्थ रेट काउंट करना है। ठीक है, अब बर्थ रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, बर्थ रेट इज इक्वल्स टू, बर्थ रेट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्नेल डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर, इनिशियल नंबर। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर कितना बना था यहाँ पे, दैट इज 2250 डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर कितना था, दैट इज 250। बस इतना ही है, बर्थ रेट ही पूछा है, तो क्या आ जाएगा, जीरो जीरो कैंसल, और 225 डिवाइड बाय 25 इक्वल टू 9। ठीक है, सो 9 इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोलॉजी से या ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से, तो इसकी प्रैक्टिस करना, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है मैच दी फॉलोइंग, और ये सबसे इजीएस्ट और सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहला दिया है एलेंस रूल, तो देखते हैं हम, हमें देखो पहले ऑप्शन में सभी 4 दिए हैं, तो पहले से तो आंसर नहीं निकलने वाला है, 4 4 4 सभी में 4 दिया है। तो एलेंस रूल क्या होता है, जो किस में अप्लाई करता है, कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स पे, तो यहाँ पे पोलर सील आएगा। ठीक है, देन दिया है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। अब फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन अभी हमने पढ़ा कैंगारू रैट, कैंगारू रैट क्या करता है, बहुत कम पानी पीता है और उसके बॉडी में फैट का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो बी का आएगा 1। तो देखते देखो बी का 1 किस में आया है, 1 में भी है और 4 में भी, यहाँ पे बी का 1 है और यहाँ पे बी का 1 है, तो 2 और 3 ऑप्शन हो जाएंगे एलिमिनेट। नेक्स्ट देखते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन। ठीक है, और ये बिहेवियरल अडेप्टेशन मतलब क्या, जो डेजर्ट लिजार्ड शो करता है। ठीक है, जब उसको उसकी बॉडी कूल हो जाएगी तब वो सन बास्क करने के लिए बाहर निकलेगा, और जब बाहर का टेम्परेचर वार्म हो जाएगा या हॉट हो जाएगा तो वापस वो अपना छुप जाएगा, बरोइंग करके या बिल में आके छुप जाएगा। ठीक है, तो सी का क्या आएगा, 2। तो देखते हैं सी का 2, देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सी का 2, बाकी में दिया नहीं, यहाँ पे 3 दिया है, तो ये 4 हो जाएगा एलिमिनेट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। देन बायोकेमिकल एडेप्टेशन, दैट इज मराइन फिश एट डेप्थ। ठीक है, जो आयंस के एक्सचेंज में वो बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर आयंस का बैलेंस और बॉडी के बाहर आयंस का बैलेंस। ठीक है, ताकि उनको ऑस्मोटिक रेगुलेशन करने में हेल्प हो। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर which mechanism the competing species might have evolved for their survival। ठीक है, यहाँ पे अगेन वही पूछा है, अगर एक हैबिटेट है, वहां पे कुछ स्पीशीज रह रहे हो बहुत सारे, तो वो वहां पे सरवाइव करने के लिए, रिसोर्सेस एक ही है लेकिन सरवाइव करने के लिए वो कौन सा तरीका अपनाएंगे। ठीक है, कंपटीशन भी हो रहा है लेकिन सरवाइव करना है उन्हें, तो कौन सा बेस्ट तरीका है वहां पे सबको साथ में रहने का, तो ये होता है रिसोर्स पार्टीशनिंग में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बर्ड का एग्जाम्पल ले, ठीक है, किसी ट्री के ऊपर बर्ड रह रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, लेकिन अगर वो एक ही, सपोज 10 AM, सुबह 10 AM को आके सब यहाँ पे फीड करने लग गए, तो क्या होगा, कुछ बर्ड्स को खाना नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या है, वो क्या कर लेते हैं, रिसोर्स को पार्टीशन कर लेते हैं कि 10 बजे कुछ बर्ड्स आएंगे, देन 12 PM को कुछ बर्ड्स आएंगे, देन 3 PM को कुछ बर्ड्स आएंगे, और कुछ 5 PM को बर्ड आएंगे। ठीक है, ऐसे वो क्या कर लेंगे, रिसोर्स को पार्टीशन कर देंगे। ठीक है, वैसे वो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, अगेन ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इफ
8 ड्रोसोफाइला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक। ठीक है, क्या कहा है, 8 की डेथ हो गई और टोटल ड्रोसोफाइला कितने थे, 80 थे। तो यहाँ पे क्या निकालने को कहा गया है, द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज। ठीक है, तो डेथ रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, अगर डेथ रेट निकालना है, इज इक्वल्स क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ कितने हुए हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन, अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो नंबर ऑफ डेथ कितने हुए थे, 8, और टोटल पॉपुलेशन कितना था, 80। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 0.1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे यहाँ पे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे एक असर्शन दिया है, क्या कहा है असर्शन में, देखते हैं। द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड इज नोन एज कमेंसलिज्म। और ये सही है, कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है और दूसरा नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, तो ये सही है। तो रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या दिया है, अर्गेट्स ऑलवेज फॉरेज क्लोज टू वेयर द कैटल्स आर ग्रेजिंग, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर द अर्गेट्स टू फाइंड द इंसेक्ट एंड कैच। ठीक है, अर्गेट्स मतलब बर्ड्स होते हैं, और ये हमेशा किसके प्रॉक्सिमिटी में हमेशा अपना खाना ढूंढते रहते हैं, दैट इज जहाँ पे कैटल्स ग्रेजिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि कैटल्स जब मूव करेंगे तो उनके साथ साथ जहाँ पे रहने वाले इंसेक्ट जो है वो बाहर निकलेंगे, तो अर्गेट्स के लिए, इन बर्ड्स के लिए इजी हो जाएगा उनको पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये भी सही है या ट्रू है, ये रीजन भी। लेकिन देखो असर्शन का ये रीजन नहीं है। ठीक है, दोनों भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन दिया है 2 में, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। देन 16 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट 1 दिया है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कहा था मैंने, ये बहुत बार पूछा गया है गॉस प्रिंसिपल के बारे में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट, नहीं आएगा, सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट करते हैं। ठीक है, कैन नॉट एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, तो स्टेटमेंट 1 जो है रॉन्ग है। यहाँ पे डिफरेंट नहीं, सेम होना चाहिए था, सेम रिसोर्स के लिए वो क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। स्टेटमेंट 2 में दिया है, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेस आर लिमिटिंग, तो ये भी सही है। अगेन वही, किसी एरिया में दो स्पीशीज रह रहे हैं, सेम रिसोर्स के लिए वो क्या कर रहे हैं, compete कर रहे हैं, उसमें से जो इंफीरियर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा वहां से। ठीक है, और रिसोर्सेस कैसे होने चाहिए वहां पे, लिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, और ये दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो आज हम यही रुकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए, आपके कुछ डाउट्स होंगे तो। बाकी के एमसीक्यूज किसी और चैप्टर से हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस स्पेसिफिक चैप्टर के एमसीक्यू लेने चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।